हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्टूडेंट, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में आज हम 2010 से 2022 तक के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं उन पेपर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जैसे कि अभी हमारा जो पेपर आने वाला है अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम 2024 माध्यमिक शिक्षा मंडल का, उसकी तैयारी आप कर रहे होंगे और उसी तैयारी में हम आज से इस वीडियो के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वाले भी बिजनेस स्टडी के लिए जो व्यवसाय अध्ययन का पेपर था 2010 से 2022 तक के जो पेपर हमने किए थे तो उसमें 99% क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब उससे रिलेटेड ये मानकर चलिए कि आपको बहुत उससे मदद मिली होगी। तो मैं अभी भी यही कोशिश करूंगा कि अकाउंटेंसी का जो पेपर आने वाला है तो 2010 से 2022 तक के जितने भी बोर्ड परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके ऑब्जेक्टिव टाइप को हम हल करें, समझें, उससे रिलेटेड आगे पीछे के कुछ क्वेश्चंस को समझे। तो 32 नंबर का जो पेपर है, 32 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव है वो हम बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। और बच्चों 32 नंबर और 20 नंबर प्रोजेक्ट के ऐसे 52 नंबर आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होंगे, बहुत ही मददगार होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है। देखिए 2010 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न, जैसे 2010 की बात हो रही है तो पुराने समय में कुछ और चैप्टर जुड़े हुए होंगे जो कि आज के समय में वो हट गए हैं, तो उनको हम छोड़ते चले जाएंगे। पहला वाला ये हमारे कोर्स के बाहर है। दूसरा, साझेदारी फर्म जो कि बैंकिंग व्यवसाय कर रही हो उसमें अधिकतम साझेदारों की संख्या हो सकती है या होती है। तो अब जो अधिकतम संख्या जो है वो यहाँ पर बदल गई है, वो 50 हो गई है ना। कम से कम 2, साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50, और बैंकिंग व्यवसाय में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 50। ठीक है, तो यहाँ पर साझेदारी कर रही जो अधिकतम साझेदारों की जो संख्या होती है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर आएगा बैंकिंग के लिए जो आएगा वो क्या आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यदि वो बदल देते हैं तो यहाँ पर 20 की जगह क्या लिख देंगे, वो 50 लिख देंगे। ठीक है, चलिए जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है तो इसे जमा किया जाता है। भाई नया साझेदार, हमें मालूम है कि नया साझेदार जब फर्म में आता है तो एक तो प्रीमियम की राशि लाता है और पूंजी लेकर आता है। पूंजी फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए लाता है और जो प्रीमियम राशि है वो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए लाता है। तो प्रीमियम राशि जब भी लेकर आता है तो प्रीमियम राशि को जो पुराने साझेदार है वो अपने त्याग अनुपात में बांट लेते हैं। तो नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है तो इसे जमा किया जाता है। कहाँ जमा किया जाएगा, तो जैसे प्रीमियम राशि नगद लाया तो क्या एंटर करेंगे, रोकड़ खाता डेबिट खाते के लिए प्रीमियम खाते से, मतलब वो जमा क्या हो रहा है, यहाँ पर जमा क्या हो रहा है, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता, मतलब प्रीमियम खाते में जमा होगा। और डेबिट का होगा रोकड़ खाते में। ठीक है, रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाते से। तीसरा है ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। तो ऋण पत्रधारी क्या होते हैं, जैसे अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं ऐसे ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, लेनदार होते हैं। भाई हमें लेनदार मालूम है, लेकिन ऋणदाता, ऋणदाता मतलब ऋण देने वाला, वो भी लेनदार होता है। ठीक है, साझेदार का दायित्व होता है। भाई साझेदार का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है, हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि किसी संपत्ति का मूल्य घटता है तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम किया जाता है। अब पुनर्मूल्यांकन खाते के बारे में मालूम होगा, जब भी हम नया साझेदार प्रवेश करता है, पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। और पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या फॉर्मूला चलता है कि उसके डेबिट पक्ष में और क्रेडिट पक्ष में, तो संपत्ति के मूल्य में यदि कमी होगी, ये जो असेट्स है, असेट्स में यदि कमी होगी तो डेबिट और असेट्स में वृद्धि होगी तो क्रेडिट। इसी प्रकार से जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में वृद्धि होगी तो डेबिट और कमी होगी तो क्रेडिट। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर बोला जा रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति का मूल्य घटता है।
सीधा सीधा संपत्ति का मूल्य घटता है तो उसे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। ये बोल रहे पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम किया जाता है, सही है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य नहीं होता है। भाई जीवन बीमा एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए लेता है। संयुक्त जीवन बीमा जो साझेदार है, भाई साझेदारी व्यवसाय का बारे में पढ़ रहे हैं तो साझेदारी में तो कम से कम 2 साझेदार होंगे तो दोनों मिलकर यदि पॉलिसी लेंगे मतलब संयुक्त जीवन बीमा हो गया। मतलब उसमें से एक व्यक्ति भी इधर उधर होता है तो बीमे की जो राशि मिलेगी, बीमे की राशि मिलना मतलब समर्पण मूल्य मिलना उसका। तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य होता है, ये बोल रहे नहीं होता है और इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, होता है। ठीक है। फर्म के समापन पर चिट्ठा बनाया जाता है, गलत। जब फर्म बंद हो रही होती है, समाप्त हो रही होती है तो फर्म की सारी संपत्ति और दायित्वों को हम कहा जितने भी खाते होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है और बंद करने के लिए उन्हें हम वसूली खाते में ले जाते हैं। तो चिट्ठा तो अपने आप बंद हो जाता है तो नहीं बनाया जाता। यहाँ बोल रहे हैं कि चिट्ठा बनाया जाता है तो गलत है। किसी साझेदार का ऋण आंतरिक दायित्व, बिल्कुल। जब फर्म का समापन हो रहा होता है तो उस समय चिट्ठे के अंदर जितने भी दायित्व दिए गए हैं उनमें से बाहरी दायित्वों को सबसे पहले भुगतान किया जाता है और आंतरिक दायित्वों को बाद में भुगतान किया जाता है। आंतरिक दायित्व मतलब फर्म के अंदर के लोगों का ऋण, मतलब फर्म के अंदर का कौन व्यक्ति हो गया, साझेदार। साझेदार का ऋण आंतरिक दायित्व है, बिल्कुल सही है। ऋण पत्रधारियों को निश्चित दर पर लाभांश मिलता है। देखिए बिल्कुल बहुत बारीक सा अंतर है। ऋण पत्रधारियों को निश्चित दर से लाभांश मिलता है, हम फट से टिक कर देंगे, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि ऋण पत्रधारियों को निश्चित दर से क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। यहाँ पर क्या आता, ब्याज, इन्होंने लिख दिया लाभांश मिलता है। ये लाभांश किसको मिलता है, अंशधारियों को मिलता है। ऋण पत्रधारियों को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम फ्लो में उसको टिक कर देंगे, ये तो सही है, लेकिन लाभांश नहीं, ब्याज है वो। रिक्त स्थान में चलेंगे, पहला वाला कोर्स के बाहर है। दूसरा वाला, गुणनफल विधि द्वारा खाली स्थान पर ब्याज की गणना की जाती है। गुणनफल विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। ठीक है, आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। नफे के अनुपात से पुराने अनुपातों के अनुपात में खाली स्थान होती है। तो नफे के अनुपात से, नफे का अनुपात मतलब इस नफे के अनुपात को ही हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, प्राप्ति अनुपात, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, लाभ अनुपात। तो नफे के अनुपात या प्राप्ति अनुपात या लाभ अनुपात से पुराने साझेदारों के अनुपात में क्या होगी, वृद्धि होगी। प्राप्ति अनुपात मतलब पहले की अपेक्षा लाभ में क्या होना, वृद्धि होना। फर्म के समापन पर सर्वप्रथम खालिस्तान दायित्वों का भुगतान किया जाता है। जब फर्म बंद हो रही हो तो सबसे पहले तो जो संपत्तियों से वसूली होगी उनसे बाहर के दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। मतलब बाहरी लोगों का दायित्व, जो बाहरी दायित्व है, मतलब बाह्य दायित्वों का भुगतान किया जाता है। क्लियर? आगे चलते, एक शब्द, पहला वाला कोर्स के बाहर है। दूसरा है, क्या ऋण पत्रों का जब्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। भाई ऋण पत्र तो आपने ऋण लिया है तो आप उसको जब्त कैसे कर सकते हैं? भाई आपने अंश पत्र जारी किया तो आप अंश पत्रों की जब्ती हो सकती, हरण हो सकता है। वो पैसा आप उसकी अंशधारिता को निरस्त किया जा सकता है और उसने जितना पैसा दिया वो जब्त किया जा सकता है। लेकिन ऋण पत्रधारी की ऋण पत्रों को जब्त नहीं किया जा सकता। उस खाते का नाम बताइए जो कि संपत्तियों एवं दायित्वों की मूल्य में कमी या वृद्धि के लिए बनाया जाता है। अभी मैंने बताया था, संपत्ति के मूल्य में कमी तो डेबिट, वृद्धि तो क्रेडिट। दायित्व के मूल्य में वृद्धि तो डेबिट, कमी तो क्रेडिट। ये कौन से खाते से रिलेटेड है? पुनर्मूल्यांकन खाते से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता। साझेदार की निवृत्ति के किसी एक कारण को लिखिए। भाई साझेदार की निवृत्ति के बहुत सारे कारण हैं। उसका बीमार रहना, है ना, अस्वस्थता के कारण, या फिर उसको मनमुटाव, साझेदारों के बीच में मनमुटाव होने के कारण, अस्वस्थता के कारण, कहीं और अन्य जगह पर वो शिफ्ट हो रहा हो, ट्रांसफर होने के कारण। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई सा भी एक कारण हम इसमें लिख सकते हैं। फिर है, उस ऋण पत्र का नाम बताइए जिसका भुगतान कंपनी के समापन पर किया जाता है। तो ऋण पत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं।
तो उस ऋण पत्र का नाम बताना है जिसका भुगतान कंपनी के समापन पर किया जाता है। तो कंपनी के समापन पर किया जाने वाला जो ऋण पत्र है वो है अशोध्य ऋण पत्र। कौन सा? अशोध्य ऋण पत्र। शोध्य मतलब एक निश्चित समय सीमा के बाद उसका भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अशोध्य जिसका कंपनी के समापन पर ही भुगतान किया जाएगा, तो ये अशोध्य ऋण पत्र कहलाता है। सही जोड़ी में आएंगे हम। पहला वाला भी कोर्स के बाहर है, दूसरा भी कोर्स के बाहर है। स्थानीय ख्याति। स्थानीय ख्याति मतलब ऐसी ख्याति जिसको स्थान से प्यार है, मतलब स्थान से लगाव है। तो कोई दुकान है, तो दुकान में आने वाला ग्राहक उस स्थान के कारण आ रहा है, न तो उस व्यापारी को देखकर आ रहा है, न उसकी ख्याति को देखकर आ रहा है, बल्कि वो स्थान एक ऐसी जगह है जिस कारण से कस्टमर वहां पर आएगा ही। तो स्थानीय ख्याति, ये इसका संबंध किससे है? तो स्थानीय ख्याति मतलब बिल्ली का जो स्वभाव है वो स्थान प्रिय होता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? तीसरा। बिल्ली का स्वभाव, बिल्ली हमेशा स्थान प्रिय होती है, वो एक ही जगह पर रहती है, और उस ख्याति की जो मूल्य है उसका मूल्य भी सबसे अधिक होता है। जैसे अलग अलग स्वभाव के होते हैं ना, बिल्ली के स्वभाव वाली, फिर कुत्ते के स्वभाव वाली और चूहे के स्वभाव वाली, ऐसी 3 प्रकार की ख्याति होती है। तो बिल्ली का जो स्वभाव है वो स्थान प्रिय होता है, और स्थान प्रिय या स्थानीय ख्याति कहलाती है। तो स्थानीय ख्याति मतलब जगह को देख करके व्यक्ति आ रहा है, एक ऐसे स्थान, जैसे मेन मार्केट के अंदर जो जगह होती है तो वहां तो कस्टमर आएगा ही, वो स्थान प्रिय कस्टमर होते हैं, और ऐसी ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। फिर कुत्ते के स्वभाव वाली, कुत्ता स्वामी भक्त होता है, मतलब जो व्यापारी मालिक है दुकान का, उस मालिक को देख करके जो कस्टमर आ रहा है, तो मालिक मान लो उस दुकान को छोड़ के किसी अन्य जगह पर शिफ्ट हो गया है, तो जो ग्राहक है वो उस व्यापारी जहां पर भी वहां जाएगा। तो ये कुत्ते के स्वभाव वाली, ऐसी ख्याति का मूल्य स्थानीय ख्याति की अपेक्षा कम होता है। फिर चूहे के स्वभाव वाली, तो चूहे के स्वभाव मतलब यहाँ पर कस्टमर का स्वभाव बताया गया है। यहाँ पर ये जो जानवरों के नाम लिए जा रहे हैं, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, तो ये कस्टमर का जो स्वभाव है उस स्वभाव को एनिमल्स के साथ जोड़ दिया गया है कि बिल्ली का स्वभाव स्थान प्रिय होता है तो बहुत सारे कस्टमर स्थान प्रिय होते हैं। कुत्ते का स्वभाव स्वामी भक्त होता है तो बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं वो व्यापारी को देख कर आते हैं। चूहे का स्वभाव घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है तो बहुत सारे कस्टमर एक जगह से स्थिर नहीं होते हैं, वो अलग अलग जगह से सामान खरीदते हैं। तो बिल्ली के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है, जो कस्टमर होता है, उस ख्याति की मूल्य ज्यादा होता है, कुत्ते का उससे कम, और चूहे का जो स्वभाव वाली जो ख्याति है उसका मूल्य सबसे कम होता है। तो यहाँ पर स्थानीय ख्याति मतलब बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। कंपनी के समापन की दशा में ऋण पत्रों के भुगतान को, जब कंपनी का जब समापन हो रहा होता है तो ऋण पत्रों के भुगतान को क्या प्राथमिकता दी जाती है? ऋण है ना, तो ऋण को तो सबसे पहले भुगतान किया जाएगा। बाहरी ऋण है, जब कंपनी बंद हो रही हो तो ऋण पत्रों को सबसे पहले भुगतान किया जाता है। आंतरिक दायित्व मैंने बताया था, साझेदार का जो ऋण है वो आंतरिक दायित्व कहलाता है। कोई साझेदार का ऋण या आंतरिक दायित्व है। इसके अतिरिक्त जैसे मान लो बैंक का ऋण हो गया, कोई अन्य व्यक्ति बाहर का जैसे लेनदार है, ये बाहरी दायित्व है, लेकिन साझेदार का ऋण आंतरिक दायित्व कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 2010 का पेपर जिसके ऑब्जेक्टिव हमने समझे। अब हम 2011 का पेपर देखेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इन पेपर्स के माध्यम से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% आएगा, लेकिन इसके माध्यम से उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप 100% कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना जरूरी होता है, रटना नहीं, समझना जरूरी होता है। देखिए अब हम 2011 का देखेंगे, क्योंकि एक ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना हमेशा रिलेटेड मिलेंगे आपको। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2011 में, पहला तो हमारे कोर्स के बाहर है। दूसरा, पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि लिखी जाती है। भाई देखो पुनर्मूल्यांकन खाता, सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता मतलब जब साझेदार का प्रवेश हो रहा हो, साझेदार का अवकाश ग्रहण हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या होता है? संपत्ति के दायित्व में कमी को डेबिट, वृद्धि को क्रेडिट, दायित्व के मूल्य में वृद्धि को डेबिट और क्रेडिट को कमी, और फिर जो अंतर आता है वो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होगा या हानि होगी। लाभ होगा उसे साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट, और हानि होगी तो साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट। और कौन से साझेदार? पुराने साझेदार। ठीक है, अब यहाँ बोला पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? तो साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट, ये हानि है।
तो पूंजी खाते के डेबिट पक्ष, आंसर क्या आएगा, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी। यदि लाभ होता है यहाँ पर तो पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में, हानि को डेबिट पक्ष में। अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, कब बनाते हैं? अभी मैंने बताया जब साझेदार प्रवेश कर रहा होगा, जब साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा होगा, इसका मतलब फर्म का पुनर्गठन होगा ऐसी कंडीशन में। तो पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाते हैं? फर्म नए साझेदार के प्रवेश पर, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता था साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर। तो यहाँ लिख दिया नए साझेदार के प्रवेश पर। ऋण पत्रों के प्रकार हैं, तो ऋण पत्र तो कई प्रकार के, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। साझेदारी सल्लेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। भाई साझेदारी सल्लेख के अभाव में जब साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमें वो 5 बातें तो याद है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि साझेदारी सल्लेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो बस जब साझेदारों के बीच किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसके ऋण पर 6% की दर से उसको ब्याज दिया जाता है। रिक्त स्थान, साझेदारी सल्लेख बनाना खालिस्तान नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है। तो साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य नहीं होता। प्राप्ति का अनुपात मतलब नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात, तो नया ज्यादा होगा और पुराना कम होगा, तो ये क्या होगा, प्राप्ति होगा। जीवन बीमा संचय कोष को हस्तांतरित करेंगे खालिस्तान के पूंजी खाते में। तो जीवन बीमा किसके लिए लिया है? साझेदारों के लिए, तो उस कोष को कहाँ हस्तांतरित करेंगे? साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। वसूली खाता एक प्रकार का खालिस्तान खाता है, तो नाम मात्र का खाता है। तो वसूली खाता नाम मात्र के लिए बनाया जाता है। जब फर्म का समापन हो रहा होता है उस समय संपत्तियों की वसूली करने के लिए, दायित्वों का भुगतान करने के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए नाम मात्र का खाता है और फर्म के जीवन काल में केवल एक बार बनाया जाता है। लेनदार कंपनी के क्या होते हैं? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को उन्होंने बदल दिया। मान लो आता कि लेनदार कंपनी के ऋणदाता होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऋण देने वाले होते हैं ऋणदाता। लेनदार कंपनी के ऋणदाता होते हैं, लेनदार कंपनी के क्या बोलेंगे, दायित्व होते हैं, कंपनी के लिए दायित्व है, ऋणदाता है। सही जोड़ी में आएंगे हम। सामान्य हानि ये हमारे कोर्स के बाहर है। स्थिर पूंजी खाता, अब भाई स्थिर पूंजी खाता इसका संबंध किससे है? जब साझेदारों के पूंजी खाते दो पद्धति से बनाए जाते हैं, स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति में दो खाते बनते हैं, साझेदारों का पूंजी खाता और चालू खाता। अब यहाँ स्थायी पूंजी पद्धति बताया, मतलब स्थायी पूंजी खाते का संबंध किससे हो गया? चालू खाते से हो गया, मतलब दूसरा आ गया। पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि अभी हमने पढ़ा था, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में करेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते पे यदि लाभ होगा तो पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष, हानि होगी तो पूंजी खाते के डेबिट पक्ष। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार फर्म का समापन किया जाता है, ये चौथा हो गया। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 12 के अनुसार ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। ये समापन से रिलेटेड है और ये ऋण पत्रों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला वाला हमारे कोर्स के बाहर है। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, बिल्कुल राइट है। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाते हैं, गलत। कब बनाते हैं? साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, उनकी जो लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर पुनर्मूल्यांकन खाता बन। फर्म के समापन की 5 विधियां हैं, तो सही है। ऋण पत्रधारी को कंपनी का अंशधारी भी कहते हैं, गलत है। ऋण पत्रधारी कंपनी का अंशधारी नहीं है, वो ऋण पत्रधारी ही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, पहला वाला हट गया है कोर्स के बाहर। साझेदार फर्म से कब निवृत्त होता है? तो आपको कोई भी एक कारण बताना है कि कोई भी साझेदार फर्म से कब निवृत्त होगा। लगातार बीमार होने के कारण, उनके बीच में मनमुटाव होने के कारण, किसी कारण से वो कहीं बाहर शिफ्ट हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है। एक कंपनी ने 5 लाख रुपए में एक भवन क्रय किया,
एक कंपनी ने 5 लाख रुपए में एक भवन क्रय किया और इस हेतु वो 100 रुपए वाले कितने ऋण पत्र निर्गमन करेगी? 5 लाख रुपए भुगतान करना है और उसके लिए 100 रुपए का एक ऋण पत्र जारी किया जा रहा है, तो 100 से भाग दे देंगे, मतलब कितना बचेगा? 5000 ऋण पत्र जारी करना पड़ेगा। आंसर क्या आ गया? 5000 ऋण पत्र जारी करना पड़ेगा। एक ऋण पत्र 100 रुपए का, तो 5 लाख रुपए के लिए 5000 ऋण पत्र। त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है? त्याग अनुपात क्यों निकाला जाता है? तो जो प्रीमियम राशि है उसके बंटवारे के लिए, जो नया साझेदार प्रीमियम राशि ला रहा है, प्रीमियम राशि के बंटवारे के लिए, तो प्रीमियम राशि नया साझेदार जो लेकर आता है तो वो पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में समायोजित की जाती है। वे ऋण पत्र जो अंशों के बदले जा सकते हैं, तो वे ऋण पत्र जिन्हें अंशों में बदला जा सकता है क्या कहलाते हैं? परिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था 2011। अब हम बढ़ेंगे 2012 की तरफ। 10 के हो गए, 11 के हो गए। इसके बाद भी यदि आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, 2012 निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो पहला वाला तो हमारे कोर्स में नहीं है। दूसरा है फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। तो फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज आय होती है, तो आहरण पर ब्याज ये क्या है? पूंजी पर ब्याज व्यय होता है, हानि होती है, तो आहरण पर ब्याज लाभ होता है भाई, क्योंकि साझेदार ने आहरण किया और उसके आहरण पर ब्याज मिलेगा फर्म को, और इसलिए क्या है? ये फर्म आहरण पर ब्याज लाभ होता है। औसत लाभ की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को, भाई औसत लाभ कैसे निकाले जाता है? पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ, तो 5 वर्षों के लाभ को जोड़ेंगे, 5 का भाग देंगे। अब इन 5 वर्षों में मान लो किसी वर्ष हानि हुई है, तो उस हानि को क्या किया जाएगा? घटाते हैं। तो औसत लाभ की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में देता है, नगद देता है, तो उस राशि को डेबिट करेंगे। भाई सीधा सा एक आप याद रख लो, जब भी नया साझेदार प्रवेश करता है और प्रीमियम राशि नगद लाता है, तो आप एक जनरल एंट्री याद कर लो, रोकड़ खाता डेबिट, ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। उस राशि को हमने कहा डेबिट किया? रोकड़ खाते में। कहा क्रेडिट किया? प्रीमियम खाते में। दोनों। इसके पहले एक प्रश्न आया था कि ख्याति के लिए प्रीमियम राशि नगद लाया, उसे जमा करेंगे प्रीमियम खाते में। अब यहाँ पूछ लिया ख्याति के लिए प्रीमियम राशि नगद लाया, उसे कहाँ? उसे डेबिट करेंगे। उसे डेबिट करेंगे कौन से खाते में? रोकड़ खाते में डेबिट करेंगे। रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाते से। वसूली खाता है, वसूली खाता एक अवास्तविक खाता है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने अवास्तविक पूछा है, तो हमें मालूम होना चाहिए अवास्तविक मतलब अवास्तविक खातों को ही हम क्या बोलते हैं? नाम मात्र का खाता बोलते हैं। अवास्तविक मतलब नाम मात्र का खाता। रिक्त स्थान में चलेंगे। प्रेषण हमारे कोर्स के बाहर है। साझेदार का फर्म से खालिस्तान एवं खालिस्तान का संबंध होता है, स्वामी और सेवक का, है ना? इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, स्वामी एवं सेवक का। ठीक है। फिर है दायित्व में कमी, फर्म का लाभ होता है। दायित्व में यदि कमी हो रही है तो ये फर्म के लिए लाभ है। क्यों? क्योंकि जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, आप इसको समझ लो, पुनर्मूल्यांकन जो खाता बनाते हैं, तो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में, तो जो संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो डेबिट, और वृद्धि होगी तो क्रेडिट। दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी तो डेबिट, और कमी होगी तो क्रेडिट। संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, ये हानि है, और वृद्धि हो रही है, लाभ है। तो इसका मतलब ये कौन सा पक्ष हो गया? ये हानि वाला पक्ष हो गया, और ये लाभ वाला पक्ष हो गया। अब आप देख लो, संपत्ति के मूल्य में कमी, हानि। दायित्व के मूल्य में वृद्धि, हानि। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, लाभ। दायित्व के मूल्य में कमी, लाभ। यहां बोला जा रहा है दायित्व में कमी, फर्म दायित्व में कमी, ये दायित्व में कमी हो रही है, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये हमने लिख दिया लाभ।
ख्याति पर खालिस्तान नहीं लगाया जाता। ख्याति, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। तो भाई स्थायी संपत्ति है तो स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाया जाता है, तो क्या ख्याति पर भी ह्रास लगाया जाएगा? नहीं, ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता। ये कोर्स के बाहर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, ऋण पत्रधारी क्या होते हैं? कंपनी के ऋणदाता होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती, ये कृत्रिम संपत्ति कहलाती। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये जो डिस्काउंट है ये कंपनी के लिए एक पूंजीगत हानि होती है। और ये हानि यदि आप एकदम से यदि लाभ हानि खाते में शो कर देंगे तो आपका जो शुद्ध लाभ है बहुत कम हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको थोड़ा थोड़ा अपलिखित करके कम किया जाता है, और इसीलिए इसको चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है कृत्रिम संपत्ति के रूप में। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती है वो एक कृत्रिम संपत्ति है। फिर ऋण पत्रों के निर्गमन से जो प्राप्त राशि होती है, तो ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि तो क्या कहलाएगी? पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि बड़ी रकम है। ऋण पत्रों का निर्गमन दीर्घकाल के लिए हो रहा है, और दीर्घकाल के लिए आप कोई 50, 100, 500, 1000 रुपए थोड़ी लेंगे, वो तो लाखों में रुपए लेंगे, और ये पूंजीगत प्राप्ति होगी, बड़ी रकम होगी। ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिकतम कटौती कितनी दी जा सकती है? 10% दी जा सकती है। और ऋण पत्रों को दर्शाया जाता है सुरक्षित ऋण में। ऋण पत्र किस टाइप के होते हैं? ये सुरक्षित प्रकृति के होते हैं। भाई ऋण भी दो प्रकार का होता है, एक सुरक्षित और दूसरा असुरक्षित। तो ऋण पत्रों का जो निर्गमन है, तो ऋण पत्र किस टाइप के होते हैं? ये सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं। ठीक है, असुरक्षित मतलब सुरक्षित ऋण में प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला वाला कोर्स के बाहर है। साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य है, गलत है। साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य नहीं होता। फर्म के विघटन की दशा में व्यापार बंद हो जाता है, बिल्कुल सही है। जब फर्म का विघटन होगा तो व्यापार बंद हो जाएगा। वसूली खाता फर्म के जीवन काल में कई बार बनाया जाता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक बार बनाया जाता है। एकाधिकार ख्याति में कमी करता है। एकाधिकार का मतलब होता है कि किसी भी संपत्ति को बेचने का एक ही व्यक्ति के पास अधिकार होना। जैसे मान लो कोई शहर है, उस शहर के अंदर कोई वस्तु आपको खरीदना है जो कि केवल एक ही दुकान पर मिलती है, तो इसका मतलब कि उससे ख्याति में वृद्धि होती है, कमी नहीं होती है। क्योंकि आपको वस्तु, किसी भी व्यक्ति को वस्तु लेना है तो उसी दुकान पर जाना पड़ेगा, उस दुकान को ढूंढना पड़ेगा, मतलब उसकी ख्याति बढ़ेगी। तो एकाधिकार ख्याति में कमी करता है, ये गलत है। क्योंकि एकाधिकार से ख्याति में वृद्धि होती है। एकाधिकार होना मतलब उस वस्तु को बेचने का एक ही व्यक्ति को अधिकार होना। पांचवा है, ये कोर्स के बाहर है, वसूली खाते में संपत्तियों को किस कीमत पर हस्तांतरित किया जाता है? भाई वसूली खाता कब बनता है? फर्म के समापन पर बनता है। वसूली खाते में क्या किया जाता है? चिट्ठे में जितनी भी संपत्तियां हैं उन्हें उसी मूल्य पर, पुस्तकीय मूल्य पर ही वसूली खाते में लाया जाता है। तो वसूली खाते में संपत्तियों को किस कीमत पर हस्तांतरित किया जाता है? तो उसको लिखेंगे पुस्त मूल्य पर। इस मूल्य पर, पुस्त मूल्य पर। पुस्त मूल्य मतलब चिट्ठे में जिस मूल्य पर, जैसे चिट्ठे में भवन 50,000 का लिखा है तो आप उसको उठा के वसूली खाते में वैसे के वैसे 50,000 रुपए लिखेंगे, मतलब वो पुस्त मूल्य कहलाता है। साझेदार की मृत्यु पर भुगतान किसको किया जाएगा? उसके कानूनी उत्तराधिकारी को। भाई कोई साझेदार की मृत्यु हो गई तो उसको जो देय राशि है उसके कानूनी उत्तराधिकारी को उसका भुगतान किया जाएगा। साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है? वार्षिकी उचंत खाता। वार्षिकी उचंत खाता, एनुअल सस्पेंस अकाउंट। और लेखांकन प्रमाप 10 इससे रिलेटेड है, ख्याति के मूल्यांकन से रिलेटेड है। ठीक है, लेखांकन प्रमाप 10 किससे रिलेटेड है? ये ख्याति के मूल्यांकन से रिलेटेड है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 2010, 11 और 12। अब हम चलेंगे आगे
2013 पर। 2012 हो गया, 2013 वाला देखेंगे, 15 तक का देखेंगे, इसके बाद फिर हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। 2013 देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारा कोर्स के बाहर है। दूसरा, साझेदारी सल्लेख बनाना, अभी आया था। देखो क्वेश्चन आप लोगों को वही के वही आपको घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं। साझेदारी सल्लेख कभी रिक्त स्थान में आएगा, तो कभी सही जोड़ी में आएगा, तो कभी सत्य सत्य में आएगा, तो कभी एक वाक्य में आएगा, बस वहीं के वहीं आपको घुमा दिया जाएगा। साझेदारी सल्लेख बनाना ऐच्छिक है, तो साझेदारी सल्लेख बनाना ऐच्छिक होता है। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है? साझेदार के प्रवेश पर, अवकाश ग्रहण करने पर पुनर्मूल्यांकन खाता बना रहे, पुनर्मूल्यांकन पर जो होने वाला लाभ है उसको किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो पुराने लाभ हानि अनुपात में। क्यों? पुराने साझेदारों में बटेगा और पुराने लाभ हानि अनुपात में बटेगा। नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त अनुपात क्या कहलाता है? तो लाभ अनुपात कहलाता। मैंने बताया था भाई, नया ज्यादा होगा पुराना कम होगा, तो उससे नफे का अनुपात कहा जाता है, प्राप्ति अनुपात कहा जाता है, लाभ अनुपात कहा जाता है। ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के लेनदार, ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। फिर है रिक्त स्थानों में, स्थायी पूंजी पद्धति में खालिस्तान खाता भी बनाते हैं। मैंने बताया था पूंजी खाते दो पद्धति से बनते, स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति में स्थायी पूंजी खाता और चालू खाता बना जाता है, और परिवर्तनशील पद्धति में केवल साझेदारों का पूंजी खाता बनता है। अब यहाँ स्थायी पूंजी पद्धति में खालिस्तान खाता भी बनाते हैं, मतलब चालू खाता भी बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। संपत्ति और दायित्व के परिवर्तित मूल्य जब पुस्तकों में नहीं दिखाए जाते तब कौन सा खाता बनाया जाता है? भाई, जब संपत्ति और दायित्व के परिवर्तित मूल्य, साझेदार के प्रवेश, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है, मतलब उनको फिर से वर्तमान मूल्य में लाया जाता है, और उससे संपत्ति के मूल्य में कमी या वृद्धि, दायित्व के मूल्य में कमी या वृद्धि जो हो रही है, तो वो जो परिवर्तित मूल्य हो रहा है उसको पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता कि भाई चिट्ठे में उसके मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, लेकिन उन मूल्यों में परिवर्तन होने से जो लाभ और हानि होगा तो उसे कहाँ दिखाया जाएगा? उसे पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता हम इसीलिए बनाते हैं, चिट्ठे में उसके मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाता। तो जैसे भवन 50,000 का था 55,000 का हो गया, तो जो 5,000 मूल्य में वृद्धि हो गई इसको हम कहाँ दिखाएंगे? पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाएंगे। आप वहां पर चिट्ठे में 50,000 की जगह 55,000 नहीं करेंगे, ये 5,000 जो अंतर की राशि है आप पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख रहे हो। तो संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो वृद्धि या कमी हो रही है, परिवर्तित मूल्य मतलब वृद्धि और कमी हो रही है, इसको हम कहाँ लिखते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाते में। ख्याति की राशि पर अधिकार खालिस्तान साझेदारों का होता है। भाई, जब ख्याति की राशि या प्रीमियम राशि जो लेकर के लाए जा रहा है तो पुराने साझेदारों का होता है। ऋण पत्रधारी कंपनी के खालिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो ऋण पत्रधारी कंपनी के संचालन में, प्रबंधन में, क्योंकि कंपनी के संचालन में, कंपनी के प्रबंधन में केवल अंशधारी ही हिस्सा ले सकते हैं, ऋण पत्रधारी नहीं ले सकता। सत्य सत्य में चलेंगे, सबसे पहला दिया है, ये कोर्स के बाहर है। दूसरा है साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व सीमित होता है, ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक साझेदार का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। फिर ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसका यथाशीघ्र अपलेखन कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, उसको पुस्तकों में ज्यादा दिन तक रखना नहीं चाहिए, उसको यथाशीघ्र अपलिखन मतलब पुस्तकों से हटा देना चाहिए। ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता, गलत, उसका अधिकार होता है। भाई, निवृत्त साझेदार ने इतने दिनों तक काम किया है, फर्म की ख्याति बढ़ी है, तो उस ख्याति पर उसका अधिकार भी होता है। ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऋण पत्रों का निर्गमन आप अन्य किसी, जैसे आपने संपत्ति खरीदी उसके बदले आप ऋण पत्र जारी कर दोगे, मशीन खरीदी उसके बदले आपने ऋण पत्र जारी कर दिए, तो किया जा सकता है, अन्य प्रतिफल ये कहलाता है। अब हम एक वाक्य में चलेंगे, तो पहला वाला कोर्स के बाहर वाला है, त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है? पहले आ चुका है। त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है? ख्याति के विभाजन के लिए।
ख्याति के विभाजन के लिए। भाई नया साझेदार जो ख्याति ला रहा है वो पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। तो किस अनुपात में बांटी जाएगी? त्याग अनुपात में। फिर है जब साझेदार की संपत्तियों से दायित्व तो अधिक हो जाए तो उसे कहेंगे। तो जब साझेदार की जो संपत्तियां हैं उस संपत्तियों से दायित्व यदि अधिक हो गए तो वो दिवालिया हो जाएगा। फिर है क्रय प्रतिफल ऋण शुद्ध संपत्तियां बराबर ख्याति। क्रय प्रतिफल ऋण शुद्ध संपत्तियां बराबर ख्याति है। और 100 रुपए अंकित मूल्य का ऋण पत्र, 100 रुपए अंकित मूल्य का ऋण पत्र 95 रुपए में निर्गमित किया गया, 5 रुपए अंतर कहलाएगा कटौती। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती या डिस्काउंट। ठीक है। फिर है आगे बढ़ेंगे सही जोड़ी की तरफ। ये वाला कोर्स के बाहर है आंतरिक दायित्व। साझेदार से ऋण, साझेदार ने जो फर्म को ऋण दिया है वो आंतरिक दायित्व कहलाता है। फिर है संपत्ति बंधक। बंधक, संपत्ति को बंधक में रखना मतलब ये सुरक्षित ऋण कहलाता है। आपने गिरवी रखी, बंधक रखना मतलब गिरवी रख दिया, तो ये गिरवी रख करके आपने कोई ऋण लिया है तो ये सुरक्षित ऋण हो गया। बाह्य दायित्व क्या कहलाता है? बैंक से ऋण लिया तो बैंक बाहरी व्यक्ति है तो ये बाह्य दायित्व हो गया। साझेदार का ऋण होता तो आंतरिक दायित्व होता। ऋण पत्र, अंश पत्र में परिवर्तन, तो अंश पत्र में परिवर्तन, भाई ऋण पत्र को आप अंश पत्र में परिवर्तित कर देंगे तो क्या बचा? लागत प्लस लाभ का परसेंट। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा परिवर्तनीय ऋण पत्र। उसको हम क्या बोलते हैं? परिवर्तनीय ऋण पत्र। दूसरा आंतरिक दायित्व ये हो गया। संपत्ति बंधक ये तीसरा है। फिर से लिखता हूं, बोल रहा आंतरिक दायित्व मतलब साझेदार से ऋण, सॉरी फिर मैंने पहला लिखा। आंतरिक दायित्व मतलब साझेदार से ऋण, संपत्ति बंधक मतलब सुरक्षित ऋण, बाह्य दायित्व मतलब बैंक से ऋण, और अंश पत्र में परिवर्तन परिवर्तनीय ऋण पत्र। ये उनका टाइप हो गया। ठीक है, तो ये 10, 11, 12 और 13। अब हम चलते हैं 2014 की तरफ। 2014 भाई ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको इनसे बहुत सारे आइडियाज आएंगे। मतलब आप खुद सोचोगे, समझोगे तो आपको बहुत सारे उसके आंसर मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमारे सामने दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला तो कोर्स के बाहर है, पूंजी खाता जिसका अंतिम शेष प्रति वर्ष बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाता। बदल दिया भाई, क्वेश्चन का तरीका ही बदल दिया। अभी आया था स्थायी पूंजी पद्धति में खालिस्तान खाता बनाया जाता है, चालू खाता बनाया जाता है ना। फिर स्थायी पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी खाते में एक ही खाता बनता है, साझेदारों का पूंजी खाता। अब यहाँ क्या बोल दिया? पूंजी खाता जिसका अंतिम शेष प्रति वर्ष बदलता रहता है तो क्या कहलाता है? परिवर्तनशील पूंजी खाता। मतलब वही साझेदारों के जो पूंजी खाते दो तरीके से बनाए जाते हैं, स्थायी पूंजी पद्धति से, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से। उसी को वहीं के वहीं आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब वो कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है, आप 100% आपका एक सवाल सही है। सामान्य लाभ, विनियोजित पूंजी पर अर्जित लाभ। विनियोजित पूंजी पर अर्जित लाभ, भाई आपने जो पूंजी विनियोजित करी है उस पर आपको जो अर्जित लाभ है वो क्या कहलाता है? सामान्य लाभ कहलाता है। पुराने और नए अनुपात का अंतर त्याग। पुराने और नए अनुपात, पुराने में से नया अनुपात घटाएंगे तो क्या आएगा? त्याग अनुपात कहलाएगा। समय के समाप्त हो जाने पर साझेदारी का विघटन संयोग द्वारा विघटन कहलाता है। संयोग द्वारा विघटन कहलाता है। ठीक है, या संयोग द्वारा समापन। आगे बढ़ेंगे हम सही जोड़ी की तरफ। गोदाम किराया कोर्स के बाहर है। संचिति की राशि का भाग, भाई जैसे फर्म का पुनर्मूल्यांकन हो रहा हो या फर्म का समापन हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जो सामान्य संचय दिया रहता है तो संचिति की राशि का भाग
क्या किया जाएगा? तृतीय पक्ष, सौदे ऋण पत्र, मृत साझेदार का उत्तराधिकारी, प्रेषण, ये कोर्स के बाहर है पूंजीगत लाभ, तो उसके सामने यही आएगा, मृत साझेदार का उत्तराधिकारी। ठीक है। फिर है विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान तृतीय पक्ष को किया जाता है। विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान तृतीय पक्ष को किया जाता है। यहाँ पर सेकंड आएगा, फिर मैंने फर्स्ट लिख दिया क्योंकि फर्स्ट हमारे कोर्स के बाहर हो गया, इसलिए वो फर्स्ट ही शुरुआत में लिखा था। संचिति की राशि का भाग मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को दूसरा। फिर है विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान तृतीय पक्ष को। ऋण पत्रों पर प्रीमियम पूंजीगत लाभ, ऋण पत्रों पर जो प्रीमियम की राशि मिलेगी वो एक प्रकार का पूंजीगत लाभ, बड़ा लाभ होता है। एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान सौदे ऋण पत्र कहलाता है। एक निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्रों का यदि भुगतान होता है तो वो सौदे ऋण पत्र होते हैं। और एक पहले ही शुरुआत में 2010 में आया था कि कंपनी के समापन पर जिन ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है वो असौदे ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है। और ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एक प्रकार की कृत्रिम संपत्ति होती है और पूंजीगत हानि होती है। ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमन ये पूंजीगत लाभ होता है। विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान आंतरिक दायित्व मतलब बाह्य दायित्वों का भुगतान किया जाता है, तृतीय पक्ष इसको बोलते हैं। यहाँ पर कभी कभी आपको बाह्य दायित्व लिखा मिलेगा, आपको बाह्य दायित्व लिखा मिलेगा, तृतीय पक्ष मिलेगा, लेनदार मिलेगा, बैंक का ऋण मिलेगा, बैंक का अधिविकर्ष मिलेगा, यह तृतीय पक्ष कहलाता है। संचिति की राशि का भाग मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाएगा। मतलब सामान्य संचय जो दायित्व पक्ष में है, कोई साझेदार की मृत्यु हो गई, उस समय पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो संचिति मतलब सामान्य संचय जो बचाया हुआ लाभ है तो उसके हिस्से का जो लाभ है उसके उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाएगा। फिर है विकल्प में चलेंगे हम। पहला वाला तो है ही नहीं कोर्स में, आहरण पर ब्याज फर्म की आय है। देखो रिपीट हो गया, आहरण पर ब्याज फर्म की आय है। दूसरा है, थोड़ा इसको ऊपर करूं क्योंकि सवाल आ गया, ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। वे सी को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। उनके लाभ विभाजन का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पर हमें नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना पड़ेगा। अब उन्होंने देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम हल करते हैं कि भाई फर्म का कुल भाग कितना है, 1 में से उन्होंने 1/4 भाग किसको दे दिया, सी को दे दिया। कितना बचा, 3/4 बचा। अब ये 3/4 पर किसका हिस्सा है, ए और बी का हिस्सा है। तो ए का हिस्सा कितना आएगा, 3/4 का, ए का पुराना कितना है 3/4, फिर बी का कितना आएगा 3/4 का 1/4। अब जब आप गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर ऊपर की संख्याओं का नीचे नीचे की संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 4 चौक 16, 9/16, 3/16। और इसी प्रकार से सी का हिस्सा कितना होगा 1/4, यहाँ 16, यहाँ 16, इसको भी 16 करना होगा तो ऊपर नीचे 4 का गुणा कर देंगे तो 4/16। तो हमारा रेशो क्या हो गया 9, 3 और 4, 9, 3 और 4, ये आ गया हमारा कौन सा नया अनुपात आ गया। अब यहाँ देख लो 9, 3, 4 दिया है, ये वाला आंसर आ गया 9:3:4। फर्म का कुल हिस्सा 1, उसमें से सी को दिया 1/4, बचा 3/4। अब 3/4 हिस्से पर ए और बी का अधिकार होगा तो 3/4 का ए का हिस्सा 3/4, 3/4 का बी का हिस्सा 1/4, नया अनुपात आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष खाते को हस्तांतरित किया जाता है। जब फर्म का विघटन हो रहा होता है उस समय वसूली खाता बनाते हैं। वसूली खाते में सारी संपत्ति और दायित्व को हम हस्तांतरित कर देते हैं। तो जो दायित्व पक्ष में जितने भी बाह्य दायित्व है उन्हें भी हम वसूली खाते के डेबिट पक्ष में ले जाते हैं जिसमें बैंक का अधिविकर्ष भी होता है। तो फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष खाते को हस्तांतरित किया जाता है। कौन से खाते में? वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की अवधि होती है 6 माह। ऋण पत्रों को पर जो ब्याज का भुगतान है प्रति 6 माह किया जाता है। रिक्त स्थान में चलेंगे, ये कोर्स के बाहर है। दूसरा, साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है ना। पहले एक पूछा साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है और साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक है, ऐसा है। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है और अमूर्त संपत्ति है, ऐसा भी लिख सकते हो। स्थायी संपत्ति भी है, अमूर्त संपत्ति भी है, कृत्रिम संपत्ति भी है।
पुनर्मूल्यांकन खाता खालिस्तान का खाता है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र का खाता है। तो वसूली खाता भी नाम मात्र का खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता भी नाम मात्र का खाता है। जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें परिवर्तनशील ऋण पत्र बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक बात, आपको वही क्वेश्चन 2010 से 10, 11, 12, 13, 14 उसमें वही के वही क्वेश्चन आपको बार बार रिवाइज मिल रहे होंगे। आगे चलते हम। साझेदार, पहला ये तो साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, गलत। साझेदार के सहमत होने पर नहीं, फर्म के पुनर्गठन पर ख्याति का मूल्यांकन होता है। नए साझेदार द्वारा ख्याति प्रब्याजी मतलब प्रीमियम, ब्याजी का मतलब प्रीमियम, नए साझेदार द्वारा ख्याति की प्रीमियम राशि देने पर उसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके त्याग अनुपात में स्थानांतरित किया जाता है। बिल्कुल 100% सही है। नया साझेदार जो प्रीमियम राशि लाता है पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में हस्तांतरित की जाती है। फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति से प्राप्त रकम वसूली खाते में दर्शाई जाती है, बिल्कुल सही है। फर्म के विघटन पर ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स पता चली है जो कि चिट्ठे में नहीं है तो उसको हम वसूली खाते में दिखाएंगे। ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं, गलत, क्योंकि ऋण पत्र तो दीर्घकाल के ऋण निर्गमित किए जाते हैं, दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं, अल्पकालीन नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये था 2014 का प्रश्न। तो 10, 11, 12, 13, 14 ये 5 साल के प्रश्न हमने देखे। ठीक है, अब अगला जो वीडियो बनूंगा उसमें हम 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे 7 साल के वीडियो हम उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 2 वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के लास्ट ईयर के जितने पेपर हैं वो हमने किए हैं। इसके अलावा भी यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई से चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये वाला चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन आप समझा दीजिए, तो उसको बिल्कुल हम आपको क्लियर कर देंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।